हेलो स्टूडेंट्स, सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं फिज़िक्स का इंस्ट्रक्टर हूं। इस समय हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, वो जो चैप्टर चल रहा है वो कैलकुलस का है। और कैलकुलस में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का फिज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, सेकंड डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी बातें हो गई हैं। तो मतलब कैलकुलस का एप्लीकेशन चल रहा है। तो अब मैं सोचता हूँ कि जब बात मतलब क्योंकि हम एक्चुअली फाइनली हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग फिज़िक्स में अप्लाई कर सकें। तो हमारा उद्देश्य तो यही है। तो उसी को लिहाज में रखते, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने कैलकुलस के बारे में ज्ञान अर्जित किया है, जो नॉलेज हमने कैलकुलस की थोड़ी बहुत ली है, उसको हम लोग फिज़िक्स में अप्लाई करके देखें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फिज़िक्स में आएंगी और कैलकुलस का जो एप्लीकेशन है वो फिज़िक्स में कैसे होगा, एक्चुअली फ़िज़िक्स में कैसे होगा, उसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक देखें। तो जैसे सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे एक, मान लीजिए एक पत्थर है। उस पत्थर को अगर मैं फेंकता हूँ, मतलब मैं उसको सीधे भी फेंक सकता हूँ और किसी एंगल पे भी फेंक सकता हूँ। तो उस पत्थर को हम, या उस बॉडी को हम, किसी बॉडी को हमने हवा में फेंक दिया, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। तो क्लास 11th में ये चैप्टर होगा, प्रोजेक्टाइल का चैप्टर होगा। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है एनी बॉडी विच इज थ्रोन एंड इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी फील्ड, इन ग्रेविटी फील्ड, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वो बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र बना है। एक बॉडी को हमने फेंका है और उसकी जो यहाँ से फेंका है, वो जो मूव पाथ होगा, जिस पाथ पे वो मूव करेगी, वो ये है। ये क्लास 11 का चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 11 का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉडी की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, मतलब पाथ को हम लोग ये भी बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है, पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। बॉडी की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी, इस पाथ पे बॉडी जा रही है। तो यहाँ मान लीजिए थीटा एंगल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, ये एंगल थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी नॉट है। मतलब ये यू नॉट या वी नॉट, कुछ भी बोल दीजिए इसको। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है या यू नॉट है। नॉट का मतलब ज़ीरो, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग इस तरह का वर्ड यूज़ करते रहेंगे। यू ज़ीरो, यू ज़ीरो को हम लोग बोल देंगे यू नॉट। तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका है, प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका जो रेंज होगा, रेंज का ये फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज को हमें, हमारा इंटेंशन ये है कि इस रेंज को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। दिस इज अवर इंटेंशन, वी वांट टू मैक्सिमाइज द रेंज। हाउ टू मैक्सिमाइज द रेंज, दिस इज द इंटेंशन। तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने रेंज का फॉर्मूला लगाया। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, जो रेंज होता है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को u नॉट मान लिया था, लेकिन मान लीजिए वो u है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, और ये एंगल टू थीटा, थीटा एंगल है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो रेंज का ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे बाद में, जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। हमारा इंटेंशन ये है कि हम रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और आप लोग अगर याद करो, मेमोरी पे जोर डालो, तो हम लोगों ने कैलकुलस में इस बात का एप्लीकेशन देखा था कि अगर हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं।
तो हम यहाँ पे रेंज को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमने एक्स वर्सेस वाई ग्राफ बनाए थे। तो अगर हम एक्स वर्सेस वाई ग्राफ बनाए हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। और इस पॉइंट पे जो ये हाइट होगी, मतलब जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, सबसे ऊपर होगी, y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सिमिलरली अगर इसी इसी तरह सोचो, तो मान लो y की जगह हमने इसको, y को हटा दो, मान लो y की जगह हमने r कर दिया, रेंज कर दिया, और यहाँ पे x की जगह मान लो हमने थीटा कर दिया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे r मैक्सिमम आ रहा है, मतलब रेंज मैक्सिमम आ रहा है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, मतलब डी आर बाई डी थीटा जीरो होगा, क्योंकि y की वहां पे कैलकुलस में हमने क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। और अभी क्या हुआ, y की जगह r आ गया, y की जगह r लिख दो, x की जगह थीटा आ गया। ये कंडीशन हो गई मैक्सिमम रेंज की। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ किया, कैलकुलस के उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, डी आर बाई डी थीटा निकाला और डी आर बाई डी थीटा को ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ पे ये करा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, पहले हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा, यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। रेंज को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जैसे हमने ये फेंका है, तो यहाँ से हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है वो यू है। फिर हमने निकाला डी आर बाई डी थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ आर, आर की ये वैल्यू है, यहाँ डाल दीजिए, आर की वैल्यू ये रही। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि यू स्क्वायर और जी, ये दोनों कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा, ये बचा। थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा वेरिएबल है, क्योंकि हम वेरिएबल क्यों है, थीटा वेरिएबल क्यों है, थीटा वेरिएबल इसलिए है कि अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल को कुछ ऐसे फेंक दें तो थीटा कम हो जाएगा, कुछ ऐसे फेंक दें तो थीटा बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे फेंक दें तो थीटा और बढ़ जाएगा, मतलब थीटा चेंज हो सकता है। तो डिपेंड, इस थीटा को बताना है कि किस थीटा पे ये रेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन है रेंज को मैक्सिमाइज करना। तो हम जानना चाहते हैं कि थीटा क्या होगा सो दैट ये रेंज मैक्सिमम हो, तो मतलब थीटा इज वेरिएबल। अब देखिए मेरी बात, मेरे शब्दों को याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए थीटा लिखा है, यहाँ पे टू थीटा लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। हमारा इंटेंशन है दोनों को सेम फैमिली का बनाना। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने किया, याद करिए, टू थीटा को हमने एक दूसरा वेरिएबल z मान लिया, इसकी जगह z लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा टू थीटा की जगह z लिख दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं,
तो अगर आप लोग याद करो तो चेन रूल में हमारा क्या इंटेंशन हुआ करता था। चेन रूल में ये इंटेंशन होता था कि जो वेरिएबल यहाँ पे है वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड बाई डी थीटा। ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z आ गया, मतलब दोनों सेम फैमिली के हो गए। मतलब हमारा इंटेंशन यही था कि दोनों सेम फैमिली के बन जाए। अब जब दोनों सेम फैमिली के हो गए तो अगले पल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड कितना हो जाएगा, कॉस जेड। और आगे बचा डी बाई डी थीटा ऑफ जेड। जेड की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। तो यहाँ पे जेड की जगह 2 थीटा लिख दो। तो ये आ गया। अब इसके अगला स्टेप ये होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वो डी आर बाई डी थीटा था, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। जेड की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो जेड इक्वल टू 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, ये आ गया। तो डी आर बाई डी थीटा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा। और अब बचा हमारे पास, इसको 2 को इधर ले लेते हैं, 2 टाइम्स अब सोचिए कि हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन है रेंज को मैक्सिमाइज करना। तो रेंज जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे डी आर बाई डी थीटा 0 होगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हमें रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमने डी आर बाई डी थीटा को 0 पुट कर लिया। हमने क्या किया, फॉर मैक्सिमम रेंज डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, 2 टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। यहां से आ रहा है दैट दिस इंप्लाइज दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 0। cos 2 थीटा इक्वल टू 0 मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है। यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर हम 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे किसी बॉडी को फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो मतलब जैसे मान लीजिए हमें जेवलिन थ्रो करना है, तो जेवलिन थ्रो के लिए हमें, हमारा इंटेंशन है कि रेंज मैक्सिमम हो। तो हमारा थीटा जो होना चाहिए, एंगल किस एंगल पे भाले को फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पे भाले को फेंकना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई और इंटेंशन है, मान लीजिए हम लॉन्ग जंप करना चाह रहे हैं, तो भी हमारा इंटेंशन होगा कि हम, हमारा रेंज मैक्सिमम हो। तो हम किस एंगल पे फेंकेंगे, उस किस एंगल पे कूदेंगे, 45 डिग्री पे जंप लेंगे, तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगा। तो रेंज को मैक्सिमम के लिए हमें थीटा को 45 करना होगा। ओके, नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो अगर हम वहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 है, अगर यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 कर दें तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलस की हेल्प से हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो आर मैक्स होगा, मैक्सिमम रेंज कैसे आएगा, यहाँ पे थीटा को 45 कर दो,
तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, थीटा को यहाँ 45 कर दो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 91 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो यू स्क्वायर बाई जी आएगा। मतलब हमने ये माना है कि यू कांस्टेंट है, किसी मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है वो यू स्क्वायर बाई जी होगा। और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, जिस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ, जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ये एंगल 45 डिग्री होगा और रेंज मैक्सिमम होगा। ये कैलकुलस की पावर है। ये देखिए फिजिक्स में एप्लीकेशन है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्टाइल है ये प्योरली फिजिक्स की प्रॉब्लम है, फिजिक्स की एनालिसिस है। तो यहाँ पे हमने आपको कैलकुलस की पावर दिखाई, फिजिक्स में कैलकुलस की पावर। अब देखिए एक मैं एक और आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। मतलब इससे मेरा इंटेंशन ये है कि भले ये चीज़ अभी आपको मतलब लग रहा होगा कि ये अभी ऑफ द ट्रैक है थोड़ा, लेकिन मतलब है तो इतना भी ऑफ द ट्रैक नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आपको जो है कैल फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिजिक्स में प्रेम बढ़ेगा, फिजिक्स की तरफ आपका एडिक्शन होगा, दिलचस्पी आएगी। तो बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको फिजिक्स की तरफ आप एक्साइटेड हो जाओगे, और आप फिजिक्स की तरफ आपको आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, एडिक्शन होने लगेगा फिजिक्स का। तो वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ, जो कि आपको आगे आप अगर हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको वो पढ़ाई जाएगी। दैट इज फर्मैट्स प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए लिखा है फर्मैट्स प्रिंसिपल इन ऑप्टिक्स। तो फर्मैट्स प्रिंसिपल यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है, ऑप्टिक्स की बात हो रही है, मतलब लाइट की बात हो रही है, और ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है। ये एक लाइट की रे है, इंसिडेंट रे, मिरर को यहाँ पे हिट कर रही है और रिफ्लेक्ट करके जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं इन बातों को, सारी चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ फर्मेट्स प्रिंसिपल। बिकॉज अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें वो थोड़ी सी लूज टॉक्स करते हैं, और जो फर्मेट्स प्रिंसिपल जो एग्जैक्टली है वो नहीं बता रहे हैं, और मतलब जो बता रहे हैं वो पूरी पूरी बात नहीं बता रहे हैं। मतलब गलत भी नहीं है लेकिन पूरी नहीं है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज फर्मेट्स प्रिंसिपल, एंड विद द हेल्प ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल आई कैन प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या उसका प्रूफ जानते हैं? फर्मेट्स प्रिंसिपल से उसका प्रूफ, तो उसमें पूरी तरह से कैलकुलस यूज होगी, और कैलकुलस की पावर दिखेगी, मैक्सिमम मिनिमा की पावर दिखेगी। तो देखिए, मतलब यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा है उसको। तो मतलब यू कैन सी द प्रूफ, बट दिस इज, आई मीन दिस इज नॉट वेरी वेल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इट। तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए, बहुत ही रोचक बात है, और इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो। यू मे लाइक इट एंड यू मे स्टार्ट लविंग फिजिक्स। सो सी दिस, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट की एक रे चल रही है, और वो रे जाके इस मिरर से टकरा रही है। ये हो गया मिरर रे, ये हो गया रे का पाथ। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन जो है दिस इज अ नॉर्मल। और ये एंगल जो है मान लीजिए θ1 है। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जो रे मिरर के ऊपर आके हिट कर रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए ऐसे जा रही है, यहाँ से ए से चली और बी पे पहुंची। तो रे को मूव करना है, ए और बी जो है फिक्स्ड पॉइंट्स हैं,
मतलब रे ए से बी मूव करना चाहती है, ए और बी दोनों फिक्स्ड हैं, तो ये जो लंबाई होगी, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये छोटा ए है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई छोटा बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मान लीजिए छोटा डी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक की बकाया ये दूरी डी माइनस एक्स है। ये एक्स है, ये पूरा डी है, तो ऑब्वियसली ये डी माइनस एक्स है। ये एंगल मान लो थीटा 2 है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, मतलब इस मिरर पे, नॉर्मल का मतलब इस मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है, और लाइट को पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाना है। तो सोचिए कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ए से बी तक जाने के लाइट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइट चाहे तो ऐसे चली जाए जैसे हम दिखा रहे हैं, और चाहे तो ऐसे चले जाए, इसके यहाँ पे ना टकराए, मिरर से यहाँ पे ना टकराए, इसके थोड़े बगल पे टकराए, बगल के पॉइंट पे टकराए, मतलब कुछ ऐसे चले जाए, या कुछ यहाँ पे टकरा के ऐसे चले जाए, मतलब उसको ए से बी तो पहुँचना है। तो विकल्प कितने हैं, इनफाइनाइट रास्ते लग रहे हैं, मतलब ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे इधर, इसके इधर हिट करके, इधर हिट करके भी उधर जा सकती है। सो इट हैज़ गॉट सो मेनी ऑप्शंस, इट हैज़ गॉट इनफाइनाइट ऑप्शंस टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अब वो किस रास्ते से जाएगी? रिचर्ड पी फाइनमैन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम मेरी ज़बान में बार बार आता है, क्योंकि वो, मैं उनसे बहुत, मतलब किसी कारण से प्रभावित था, मतलब उनका जो, मतलब जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत ही ल्यूसिड है, कोहेरेंट है, और जीनियस आदमी थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिलोसफिक बात कही कि हाँ, लाइट सोचती है कि मैं कैसे जाऊँ, तो लाइट सोचेगी, मतलब उन्होंने कहा लाइट स्मेल्स कि मैं किस रास्ते को फॉलो करूँ। तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो लाइट किस रास्ते से जाएगी? फर्मैक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट उस रास्ते से जाएगी, मतलब कैसे जाएगी इसके बारे में फर्मैक्स प्रिंसिपल बोलता है। फर्मैक्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि लाइट उस रास्ते से जाएगी, सोचेगी मैं किस रास्ते से जाऊं, फाइनली उस रास्ते से जाएगी कि जिस रास्ते से जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले स्टेशनरी है। कुछ लोग उसको कहते हैं एक्सट्रीमम है। अभी मैं इसका समझाता हूँ मतलब, ठीक है। एक्सट्रीमम मतलब ये, मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं एक्सट्रीमम है, मैंने काट दिया, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन स्टेशनरी, स्टेशनरी है, मतलब राइट उस रास्ते से जाएगी, फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब कि लाइट उस रास्ते से जाएगी, फाइनली उस रास्ते को चूज़ करेगी कि जो उसको टाइम लग रहा है ए से बी तक जाने में, मान लो इस रास्ते से टाइम लग रहा है ए से बी तक जाने में, जो टाइम लग रहा है वो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले स्टेशनरी हो। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले या तो ज़्यादा हो या कम हो। मतलब उसका मैं मीनिंग अभी समझा रहा हूँ, देखो उसका मीनिंग अभी समझा रहा हूँ। पहले चलो, पहले अभी इसको यहाँ किनारे करते हैं, पहले हम थोड़ा वर्क करते हैं, उसके बाद समझा देंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा लाइट को ए से बी तक जाने में। तो मान लीजिए टी सेकेंड्स लग रहा है, टाइम लग रहा है टी। और टाइम क्या होता है याद करो, बहुत ही छोटी सी बात है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये ए है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस लगाओ तो ये वाली दूरी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट
ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई वी, प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, ये b है, ये d माइनस एक्स है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी पाइथागोरस लगाओ, अंडर रूट बी स्क्वायर्ड प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, अपॉन स्पीड, ये टाइम लगेगा। अब बात आती है, याद दिला रहे हैं आपको, कैलकुलस की दुनिया में वापस चले जाइए। तो कैलकुलस में हमने ये बात करी थी कि अगर मान लो, मैं उसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सपोज आई एम ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन t एंड x। तो हमारा कन्वेंशन क्या है, इधर जो है वो ये जो x वेरिएबल है और उधर दूसरा वेरिएबल है t। इधर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उधर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा जो ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि ये एक्सेस x, मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मान लीजिए हम t वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं। तो कह रहा है कि जो रास्ता चुनेंगी लाइट या ए से बी तक जाने का, वो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले जो टाइम होगा वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी मतलब अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले या तो ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। तो मान लो कम होगा, आसपास के रास्तों के मुकाबले कम होगा, तो वहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, मतलब वहाँ पे मिनिमा होगा। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, देखिए मिनिमा आ रहा है, तो मिनिमा होगा आसपास के रास्तों के मुकाबले सबसे नीचे आ गए। तो या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, मतलब यहाँ पे आसपास के रास्तों के मुकाबले ज़्यादा है। तो स्टेशनरी का मतलब ये है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगा। स्टेशनरी का मतलब क्या है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसको मतलब को मत जोड़ो, लेकिन मतलब मैं जो मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, मैथमेटिकल मीनिंग बता रहा हूँ। या तो आसपास के रास्तों के मुकाबले कम होगा, मिनिमा होगा, या आसपास के रास्तों के मुकाबले ज़्यादा होगा, मैक्सिमा होगा, या फिर वो एक सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट को मैं 3 डायमेंशन में दिखा सकता हूँ। मतलब सैडल पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ये है, देखिए इधर देखिए, ये सैडल पॉइंट है, ये मैंने हाथ ऐसे बना दिया। तो इस तरह से, मतलब ये ऐसे, तो मतलब यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप 0 होगा। सैडल है, इसके इधर देखो, इसके इधर ये ऐसे उतर रहा है और इधर भी ऐसे उतर रहा है नीचे, मतलब घोड़े की पीठ है समझ लो, ये ऐसे है और इधर ऐसे उतर रहा है। तो मतलब अगर ये पॉइंट है सैडल पॉइंट, तो ये अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले सबसे नीचे आ गया, तो मिनिमा हो गया। और उस तरफ ऐसे उतर रहा है, तो मतलब अगर उस डायरेक्शन में आप देखो तो अपने अब इसके बगल में ये पॉइंट आ रहा है, उधर ऐसे उतर रहा है, तो इस पॉइंट के बगल में इधर ये पॉइंट आ रहा है। तो अपने बगल के रास्ते के मुकाबले यहाँ पे मतलब आप ऊपर हो। यहाँ पे देखो, ये ऐसे उतर रहा है ना, घोड़े की पीठ से आप ऐसे उतर रहे हो मान लो, तो ये जो पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट से नीचे होगा। ये वाला पॉइंट ऐसे उतर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट से नीचे होगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो ये पॉइंट अपने उधर वाले पॉइंट से ऊपर है, तो एक तरह से मैक्सिमा है। और अगर इधर देखो तो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आप नीचे आ गए, तो इधर इस दिशा में देखो तो ये वाला पॉइंट अपने अगल बगल के पॉइंट से नीचे है। तो इस दिशा में अगर आप देखो, 3 डायमेंशन में सोचो, इस दिशा में सोचो, तो ये वाला पॉइंट अपने आसपास के पॉइंट से नीचे है, तो मिनिमा है। लेकिन अगर उस दिशा में देखो तो ये ऐसे घोड़े की पीठ से आप उतर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये नीचे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अपने उधर वाले पॉइंट से ऊपर है, तो यहाँ पे इस दिशा में एक मैक्सिमा है। लेकिन dy/dx 0 होगा, कंचा रखोगे तो नहीं लुढ़केगा। तो यानी कि वो सैडल पॉइंट भी हो सकता है। सैडल पॉइंट का मतलब हुआ
कि फिर मतलब यहाँ पे dt/dx ज़ीरो होगा, यहाँ पे dt/dx ज़ीरो होगा, और सैडल पॉइंट पे तो dt/dx ज़ीरो हो गई। तो स्टेशनरी का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए dt/dx जो होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब टाइम या तो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले कम होगा या ज़्यादा होगा, ऐसे सोच लो। तो अब ये बन गया, ये फंक्शन है। अब हमें इसमें dt/dx को ज़ीरो करना है, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट t with respect to x and then we have to put it equal to 0. So let us do it. Differentiate t with respect to x. अब मैं ये बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, इतनी बार नहीं करूंगा, आपको मैंने करके बता दिया है कि क्या होता है, वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो let us calculate this. So put dt/dx equal to 0. तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरा dt/dx को मैंने 0 कर दिया, इसको यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा d/dx ऑफ t, t की वैल्यू यही उठा के यहाँ रख दो, स्क्वायर रूट a स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड अपॉन v प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन v। इसको मैंने 0 पुट कर दिया। अब v तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर बचा d/dx ऑफ v को बाहर ले लो, और ये क्या बचा d/dx ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d/dx को इसके साथ ले लो, क्लब करो, प्लस लगाइए, d/dx ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर्ड प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ये करके इसको 0 कर देते हैं। अब ये हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो v तो ये कट जाएगा, मतलब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बाकी इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। बचा क्या d/dx ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये तो v तो कट जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, d/dx ऑफ दिस ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1/2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स d माइनस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, बस d/dx ऑफ ये निकाला तो ये आया, और d/dx ऑफ इस फैक्टर का निकाला तो ये आया। अब ये आप कैसे आया, ये एक बार आप देखिएगा, बिकॉज ये चीज़ें मैं बहुत गहराई में बता चुका हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ अगला स्टेप? अगला स्टेप ये हुआ कि हम इसको ऐसे देखिए, ये है क्या, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिस इज a एंड दिस इज x, सो दिस डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या है, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये एंगल अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इस ट्राइंगल में आप देखो, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। So this is sin θ1, this factor is sin θ1, और ये क्या है, d माइनस एक्स अपॉन दिस, मतलब d माइनस एक्स अपॉन दिस, so this will be sin θ2।
तो इसको अगर आप उधर ट्रांसफ़र करिए तो आता है साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2। ऑब्वियसली यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हो गया थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। देखो अगर तो ये एक कमाल हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने प्रूव कर दिया। एंड दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया फर्मेट्स प्रिंसिपल से, मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हमने, मतलब ये मैं सॉरी कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब एक्चुअली बहुत सब कुछ मतलब इंटरट्वाइंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स अलग है और मैथ्स अलग है, मतलब बिल्कुल इतनी बुरी तरह से दोनों जेल हैं, दोनों का मतलब मिक्सचर है, या दोनों बुरी तरीके से इंटरट्वाइंड है कि एक ही बात कह सकते हो। मतलब भाषा है, मैथ्स जो है फिजिक्स की भाषा है। तो हमने कैलकुलस की हेल्प से और फर्मेट्स प्रिंसिपल की हेल्प से हमने प्रूव किया कि थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2। सो वी हैव प्रूव्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि हमने फिजिक्स की मतलब फिजिक्स की दो प्रॉब्लम्स दिखाई हैं अभी। तो एक तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज़ करते हुए, ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, और कैलकुलस को यूज़, कैलकुलस का जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टूल कह लो या मैथ्स की भाषा, वो फिज़िक्स की भाषा कह लो, कैलकुलस की हेल्प से हमने प्रूव किया कि रेंज मैक्सिमम होने की क्या कंडीशन है। और दूसरा हमने प्रूव किया कि अभी यहाँ पे फर्मेट्स प्रिंसिपल की हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कैलकुलस लगा के। चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा और इंटीग्रेशन के बारे में भी चर्चा शुरू हो सकती है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप फिज़िक्स की तरफ थोड़ा आपकी दिलचस्पी बढ़ी होगी, एडिक्शन बढ़ा होगा, सम्मोहन बढ़ा होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और फिज़िक्स में आपका इंटरेस्ट जागृत हो रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।